हो रहा सर रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और हर दिन हम कोई ना कोई वीडियो लेक्चर जारी करते हैं और आज हम 7th क्लास के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं और अप्रैल मंथ का आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट इंजीनियरिंग का बेसिक होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप 7th क्लास के बच्चे हैं, आपका लेवल इतना नहीं है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो डीप में जाने का कोई मतलब है भी नहीं। और मैं उतना आपको बताऊंगा जितना कि आपको समझ में आ जाए और बेसिक पार्ट्स में आप लोगों को बताऊंगा। एटलीस्ट 7th क्लास के बच्चों को ये पता चल जाए कि AC का मतलब क्या होता है, DC का मतलब क्या होता है, जो हम डेली अपने वर्ड्स में अपने घरों में सुनते भी हैं। AC DC वेरी कॉमन वर्ड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और क्लासमेट्स हैं जिनको आप जानते हो उनको भी ये वीडियो शेयर करो और लिंक शेयर करो। और ऐसा नहीं है कि 7th क्लास के लिए बेसिक तो हर जगह पूछा जाता है, तो हायर क्लासेस के बच्चे 12th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और हम 9th क्लास का वीडियो बना चुके हैं, 8th क्लास का वीडियो बना चुके हैं, 7th क्लास का वीडियो आज बना रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो मैं सीधा 12th पे जाऊंगा और 12th का एक अप्रैल मंथ का जो सिलेबस है उसका वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर और भी क्लासेस में कवर करूँगा जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंशन किया है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा कि आपको पता चल रहा है, ऑल्टरनेटिंग का पहला लेटर A है और करंट का पहला लेटर C है, तो इसे शॉर्ट्स में ऑल्सो नेम्ड एज AC, इसको AC भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रख लेना कि ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होती है, इसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कहो। अब ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका लिटरल मीनिंग समझो। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू टाइम के साथ में बदलती जा रही है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है, अगर हम पूरा मतलब समझें, एक ऐसी करंट की वेव फॉर्म, एक ऐसी वोल्टेज की वेव फॉर्म जो टाइम के साथ में या फ्रीक्वेंसी के साथ में अपनी वैल्यू को बदल रही है। मैं दो एक्सिस ड्रॉ करूंगा, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा, वैल्यूज बताऊंगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं टाइम बताऊंगा। तो टाइम के साथ में जो वेव अपनी वैल्यू बदलती जाती है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। और जो डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, जो वैल्यू नहीं बदलती है, वैल्यू को कांस्टेंट रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, it is a current or voltage waveform. It is a current or voltage waveform which changes its value with reference to time or frequency। यानी इट इज ए करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म विच चेंजेस इट्स वैल्यू
विद रेफरेंस टू टाइम और फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम के साथ में या फ्रीक्वेंसी के साथ में ये अपनी वैल्यू को चेंज करती है। अब बात ये आती है कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आज ही की वीडियो में दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम का उल्टा होता है। अगर टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t। यानी टाइम को अगर मैं उल्टा कर दूँ, टाइम को अगर मैं उल्टा लटका दूँ तो क्या बन जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। बाकी डिटेल्स मैं इसमें पूरा आपको अच्छे से दूंगा। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ये अपनी टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ में वैल्यू बदलती है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे घरों में ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 230 से 240 वोल्ट की रेंज में आती है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड टू अवर होम्स is of 230 से 240 वोल्ट AC and of 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये बात तो ट्रू है इंडिया के अंदर, यानी हमारे देश में जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी सप्लाई जो आती है, उसका जो वोल्टेज होता है वो 230 से 240 वोल्ट का रेंज होता है, और जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। आगे चल के मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो इन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है पावर सप्लाई की वो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, और हमारे कंट्री में इंडिया में जो होती है 50 हर्ट्ज की होती है। क्यों होती है, इसका अभी मेरे पास में रीजन है, वैलिड रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का और एक वेवफॉर्म बनाते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी दिखती है, उसका वेवफॉर्म कैसा होता है, वो हम देखते हैं। देखिए, दो एक्सिस बनाऊंगा मैं। पहला होता है वाई एक्सिस, ओके, इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें मैं लूंगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मतलब कहते हैं वैल्यू, हर चीज की तो वैल्यू होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्केट से कुछ परचेज करने जाते हैं तो किसी चीज़ की कुछ प्राइस है, किसी चीज़ की कुछ प्राइस है, तो अलग अलग वैल्यू होती है। इसी तरह से जो वेव हमारे घर में आती है, एसी सप्लाई आती है, उसकी भी क्या होती है, वैल्यू होती है, जो डिफरेंट टाइम पे चेंज होती है। एसी के केस में और डीसी के केस में चेंज नहीं होती है। तो देखते हैं, पहला एक्सिस में वाई एक्सिस बनाता हूँ, इसे एम्पलीट्यूड वैल्यूज होती हैं इस पर, और इसको वर्टिकल एक्सिस ही कहता हूँ। जो लाइन सीधी खड़ी रहती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। एक मैं क्या करता हूँ, इस एंड से मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो किसकी मिलेगी, टाइम की मिलेगी। टाइम का पहला लेटर टी है, तो टी से स्टार्ट करेंगे। इस एरो का मतलब ये होता है कि वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर ऊपर तक बढ़ रही है और वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक बढ़ रही है। तो यहाँ पे मान के चलो 0 है, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे ऐसे टाइम सेकंड में कन्वर्ट में लेके चल रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे और इस तरह से वैल्यू भी इसकी बढ़ती जाएगी।
तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे होती है, और टाइम को उल्टा कर दूँ मैं 1/t कर दूँ तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी भी बन जाता है। तो इसको टाइम एक्सिस कहूँ, एक्स एक्सिस कहूँ, फ्रीक्वेंसी एक्सिस कहूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहूँ, सारे के सारे नाम क्या हैं, सेम है। तो देखो जो साइनसॉइडल वेव होती है तो 0 पे 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 पे 0 होती है, 0 सेकंड पे 0, और 0 के बाद में ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है ना, इस पॉइंट पर जिस पर मैक्सिमम होती है। और मान लो वहाँ पर टाइम मेरा क्या है, t/2 है, स्मॉल t = t/2 है, और यहाँ पर t = 0 सेकेंड है। इसके बाद में एक बढ़ने के बाद में फिर घटती है, घटती है, घटती है, घटती है, और जैसे ही इस एक्सिस को कट करती है तो यहाँ पर मान लो t की वैल्यू t सेकेंड है, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू इसकी 5 वोल्ट है, कितनी है, और वोल्टेज की वेव है ये, तो या फिर 5 एम्पियर है, अगर क्या है करंट की ये वेव फॉर्म है तो है, तो फिर ये क्या होता है, 0 से ऊपर की लाइन को पॉजिटिव लाइन कहते हैं। ये डीसी लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, डीसी लाइन, डीसी लाइन या जीरो लाइन, ठीक है। इससे ऊपर की लाइन जो होती है पॉजिटिव होती है से, और इससे नीचे की जो होती है वो क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। तो मान लो t = t/2 t, और यहाँ पे 3t/2 कितना है, t = 3t/2, और यहाँ पे t = 2t। और ऐसी वेव की ये खासियत है कि ये रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ती चली जाती है, यानी ऐसे करके ये आगे और बढ़ेगी, है ना, और ऐसे बढ़ते हुए ये आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यूज हैं ये सेम रहती हैं, और यहाँ पे भी आएगी, इस तरह से आगे और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज जो रहेंगी ये सेम रहेंगी। तो अब समझते हैं क्या है कि यहाँ का जो वैल्यू मुझे 5 वोल्ट मिल रही है, इसको मैं कहता हूँ Vm, V फॉर वोल्टेज, M फॉर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज वेवफॉर्म है तो, या मैं इसको कहूँगा Im, I फॉर करंट, M फॉर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर ये करंट वेवफॉर्म है तो। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे वोल्टेज वेवफॉर्म हो चाहे करंट वेवफॉर्म हो, ये दोनों की दोनों क्या है, एसी वेवफॉर्म ही है, क्योंकि जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वैसे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे टाइम 0 सेकंड पर 0 था, t/2 पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ 0 हो जाती है, और ये जो वैल्यू होगी ये वाली, अगर ऊपर ही 5 वोल्ट है तो नीचे ये माइनस के 5 वोल्ट होगी, यानी ऊपर और नीचे क्या रहती है, सेम रहती है, जब तक कि मैंने इसको कहीं किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है, किसी सर्किट से पास नहीं किया जो उसको कम या ज़्यादा कर दे। इतना क्लियर हुआ, हमको ये पता चल गया एसी वेव कैसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अब बात आती है कि सर टाइम पीरियड क्या होता है, सर टाइम पीरियड क्या होता है। तो हेडिंग लीजिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है, सबसे पहले समझिए साइकिल, एसी वेव का साइकिल। साइकिल का मतलब एक पॉजिटिव साइकिल, एक हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल, एक हाफ साइकिल होता है। एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनता है। क्या बनता है, एक कंप्लीट साइकिल बनता है। वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू वन पॉजिटिव साइकिल प्लस वन नेगेटिव साइकिल। तो इस एक साइकिल को पूरा करने में, इस एक साइकिल को पूरा करने में वेव मेरी जितना टाइम ले रही है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड को अगर मान लो टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस वेव को पूरा टाइम लेने में कितना टाइम लग रहा है, एक इस वेव को एक साइकिल पूरा करने में 2t टाइम लग रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो लिखो
सबसे पहले लिखते हैं द टाइम टेकन while a wave to complete a full cycle, ये full cycle है पूरा, complete cycle. The time taken while a wave to complete a full cycle is called time period. नेक्स्ट लाइन, इसका पहला लेटर टी है तो इसे टी से डिनोट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाई टी, कैपिटल टी. ओके, फिर टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, घंटे में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम स्मॉल चीज़ों की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा. तो द यूनिट, और मैं कहूँ और time period is measured in second. किसमें मेजर होगा? सेकंड में होगा. अब फिलहाल मैं आपसे पूछूं कि इस वेव का टाइम पीरियड कितना है, तो एक कंप्लीट साइकिल इसका 2t पे हो रहा है. ऑलरेडी t मैंने यहाँ पे लगा दिया है और t फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इसको t डैश मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? t डैश मान लेते हैं. तो इस वेव का जो पूरा टाइम पीरियड होगा, या टी डैश नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ. एक काम करता हूँ और मैं यहाँ पे, और इसको मैं टी ले लेता हूँ. यहाँ पर मैं लेता हूँ t/4, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ t/2, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये हो जाएगा आपका t/4 प्लस t/4 t/2, और ये हो जाएगा 3t/4, और ये आपका हो जाएगा t. ये ठीक है ना? तो इसका जो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो यूनिट और टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड, और इसका जो टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव गिवन इज t. इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? ठीक है, बाई चांस मान के चलो ये वेव यहाँ पे और 4 सेकंड में खत्म हो, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा. या मान के चलो 2 सेकंड में खत्म हो, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा. या 3 सेकंड में खत्म हो, तो इसका टाइम पीरियड 3 सेकंड हो जाएगा. फिर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी का पहला लेटर एफ है, तो इसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो एफ इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ इसका हो जाएगा 1/t, यानी 1/4 हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, या 1/3 हो सकता है. टाइम पीरियड का क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं. तो इतना मुझे समझ में आया एसी वेव क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो पुट द हेडिंग फ्रीक्वेंसी. Put the heading frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ऐसा एक सेकंड में वेव कितने पूरे कर लेती है. यानी एक सेकंड में वेव जितने साइकिल पूरे कर लेती है उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. इस बात को आप ध्यान रखिए. देखिए डेफिनेशन लिखते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स या फुल साइकिल्स. नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स completed while a wave in 1 second is called frequency. यानी एक सेकंड में वेव जितने साइकिल फुल साइकिल कंप्लीट करती है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ. और इसका रिलेशन टाइम पीरियड से क्या होता है? रिलेशन
ऑफ एफ विथ टी। अब एफ और टी आप समझ रहे हैं क्या क्या है, तो एफ इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, तो 1/सेकंड है ना, तो यूनिट लिखेंगे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो होगा पर सेकंड। पर सेकंड कहो या सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड माइनस पावर 1। लेकिन ये सब यूनिट जो हैं इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और फ्रीक्वेंसी का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिट है वो है हर्ट्ज, क्योंकि मार्कोनी हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइब्रेशंस के बारे में सबसे पहले बताया था। तो उनको रिस्पेक्ट करने के लिए उनका जो सरनेम है हर्ट्ज, उसको ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट बना दिया गया। तो आप समझ जाइए कि जब भी फ्रीक्वेंसी आए तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो लिखिए द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं, कैपिटल H स्मॉल z एज पर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एज पर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन लिखिए, उससे क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन है, बोलता हूँ पहले इसको रफ कर दूँ, इसको रफ करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 7वीं क्लास के छोटे बच्चे हो, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, जितना आपको समझ में आए उतना ही देखिए। लेकिन ये सीनियर क्लास के बच्चे जो फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इस वीडियो से आपको सीखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड for the following waveform। एक वेवफॉर्म में आपको बना के दे देता हूँ और उससे आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये वेवफॉर्म है, ये सब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है और नेगेटिव में ये माइनस के 5 वोल्ट है। ये 0 सेकंड है, यहाँ पे मान लो 2 सेकंड है और यहाँ पे 4 सेकंड है। ये प्लस माइनस ये चलता ही जाता है, इसीलिए तो इसको AC वेव कहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट टाइम तक चलती है। तो सीधी सी बात पता चल रही है, एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल को मिला के कंप्लीट साइकिल मिलता है, और एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में वेव जितना टाइम लेती है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पूरा हो रहा है, तो इसीलिए इसका टाइम पीरियड T हो जाएगा 4 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी पूछिए तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो 1/4 यानी 0.25 हर्ट्ज। सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि सर प्रैक्टिकली एक व्यू में आपको देना चाहूँगा कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव कैसे दिखती है। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि वेवफॉर्म में आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। एक वेवफॉर्म मैं आपके सामने बनाता हूँ, तो एक वेवफॉर्म ये है, एक वेवफॉर्म ये है। इसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है, इसका फ्रीक्वेंसी f2 है। तो देखो एक ही सेकंड में, जैसे इसका 1 सेकंड यहाँ पूरा हो रहा है, और अगर इसका भी मतलब एक t टाइम में 1 सेकंड पूरा कर पा रही है, और सेम इसके कॉरस्पॉन्डिंग t सेकंड में कितने सेकंड पूरे कर पा रही है। यानी ये फास्ट वेव है, ये स्लो वेव है। f1 क्या होगा
ग्रेटर देन F2 होगा। अगर इसका टाइम पीरियड T1 था या T2 था तो ज़्यादा कौन सा होगा? अगर फ्रिक्वेंसी अगर ग्रेटर देन F1 अगर ग्रेटर देन F2 है यानी ये वेव फास्ट है, ये स्लो है। ये स्लो क्यों है? क्योंकि उसको टाइम क्या ज़्यादा लग रहा है, तो ये रहेगा T2 ग्रेटर देन T1। ऐसे भी कर सकते हैं F1 1/T1 ग्रेटर देन 1/T2, उल्टा करेंगे तो T1 लेस देन T2 यानी T2 ग्रेटर देन T1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर ये AC वेव आती कहाँ से, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, कहाँ बनाई जाती है? तो बच्चों इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े पावर स्टेशंस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और जियोथर्मल पावर स्टेशन। मतलब दो टाइप के होते हैं, एक जो है नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल से चलते हैं, जैसे आपका पेट्रोल से, डीजल से, नेचुरल ऑयल से, मेजरली कोयले से। तो इंडिया में मैक्सिमम जो पावर का प्रोडक्शन होता है कोयले से होता है, लेकिन कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है लिमिटेड अमाउंट में, तो फिर हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है डेंजर में है। तो फिर हम अदर सोर्सेज की तरफ बात करते हैं, उन सोर्सेज को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, ये अर्थ में जो नेचर में जो एबंडेंटली प्रेजेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है और आपका टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है और बायोमास है। तो ये सब क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, अनलिमिटेडली प्रेजेंट है नेचर में और कहीं ना कहीं से हमें इनकी तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। फिर एक न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से यूज़ की जाती है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें। तो लेकिन वो भी आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आएगा, जो परंपरागत है, जो कई सालों से वर्षों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो एक टाइम तक डिप्लीट हो जाएंगे। तो उन पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कई लाख वोल्ट की, मेगा वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 1 मेगा वोल्ट में 1 लाख वोल्ट होता है। फिर हम ट्रांसमिशन लाइन्स जो वायर्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं, लाइन खींच के हम जो इंडिया में जो काम करते हैं PGCIL होता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। और पावर प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा जो काम इंडिया में करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, है ना। तो नाम लिख देता हूँ कि जो करती है वो आपकी NTPC है ना, पावर को जनरेट करने का काम जो करती है NTPC। और हर स्टेट का अपना अपना अलग पावर स्टेशन भी होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इंडिया में इसके हर जगह पर डिफरेंट जगह पर इसके प्लांट लगे हुए हैं। फिर वहाँ से हम लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने का जो काम करता है वो PGCIL करता है ना। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। फिर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, कि स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस कई लाख वोल्टेज को कम कर देता है। और ऐसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और फाइनली हमारे घर तक आते आते हमारे गांव में, कस्बे में भी कई सारे ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। वो अलग चीज़ है, ट्रांसफार्मर का डिटेल में 10th क्लास के बच्चों को बताऊँगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कई लाख वोल्टेज को कम करने का जो काम करता है ट्रांसफार्मर करता है। और हमारे घरों तक तो फाइनली जो कि पावर स्टेशन में कई लाख का वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था, और हमारे घर तक पहुँचते पहुँचते वो कितना हो जाता है, तो 230 से 240 वोल्ट का हो जाता है। उसी से हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने यहाँ पर सोर्सेज ऑफ AC के बारे में बात भी कर दिया। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप समझिए, हर चीज़ में लिख भी नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो वो भी आप समझते जाइए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा नाउ, और इसका नोट्स बना लेना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्ट करंट, और फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक फॉर द 7th क्लास फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट का पहला लेटर D है, करंट का पहला लेटर C है।
तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज डीसी। डीसी के नाम से बहुत पॉपुलर है, इसको डीसी भी कहते हैं। अब समझते हैं कि डीसी क्या होता है। डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज भी कह सकते हैं, है ना, इसमें ये नहीं है कि करंट ही होता है। तो डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट होती है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, और जितनी भी वैल्यू होती है वो इसकी कांस्टेंट रहती है। तो लिख लेते हैं इस बात को, इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ में ये क्या करती है, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये क्या करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। और इट रिमेन्स constant, it remains constant throughout the time, throughout the whole time। कितना भी टाइम एक्सिस का टाइम है उस टाइम के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसका हम क्या करते हैं, वेव फॉर्म बनाते हैं। तो वेव फॉर्म देखिए इसका कैसा होता है। वेव फॉर्म बनाने के लिए वही तरीका है, नीचे टाइम एक्सिस या फ्रीक्वेंसी एक्सिस और ऊपर आपका मैग्नीट्यूड एक्सिस। मैग्नीट्यूड एक्सिस 0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर 0 का मान तो चलो 5 वोल्ट है, अगर वोल्टेज वेव फॉर्म है और करंट वेव फॉर्म है तो 5 एम्पियर है, तो ये आपका कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होती। यानी जितनी वैल्यू 0 पे थी उतनी वैल्यू यहाँ पे होगी, उतनी वैल्यू यहाँ पे होगी, और ये जो वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है। करंट और वोल्टेज, इसको IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर VM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये वेव फॉर्म होती है। अब आपसे पूछा जाए कि सर DC जो वेव है, DC जो वेव डायरेक्ट करंट है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो निकाल लेंगे, पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और इसका साइकिल तो पूरा ही नहीं हो रहा है, तो मान लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि इसका जो टाइम एक